इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहले के टाइम पे लाइट नहीं जाती थी, मतलब अगर हम बात करें 40-50 साल पे लाइट जाती थी, लोगों को इतनी गर्मी। और सोचिए अब तो कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर शुरू होने वाला है, सितंबर में इतनी गर्मी हो सकती है? आप हो तो रही है, आपके सामने देखो ना। पहले नहीं थी बेटा इतनी गर्मी, सितंबर तक मौसम हल्का ठंडा हो जाता था, और आप देखो ऐसा लगता है ना कि जून जुलाई गर्मी है। हाँ, तो ज्यादा लग रहा है, ये एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है बेटा। हाँ बेटा, ये तो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, देखिए अभी तक कैसा आता है, आप जिस जनरेशन में जी रहे हो ना। ओके, इसी पर आवाज आ रही है? यस सर। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फोटो पैरोडिज्म। ठीक है बेटा, ओके। देखिए फोटो पैरोडिज्म का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान से समझना है इस टॉपिक का मतलब। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे फोटो का मतलब क्या होता है, पैरोडिज्म का मतलब पैरोडिक, पैरोडिक मतलब टाइम, मतलब सनलाइट का जो टाइम होता है वो उनके फ्लोवरिंग को इंड्यूस करता है। समझ में आया? जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट पर आप लाइट दे रहे हो, तो उनपे जो लाइट दिया जाए, उनपे जो लाइट दी जाती है ना, उनकी लाइट की वजह से उनकी फ्लोवरिंग इंड्यूस होती है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसकी जिनको हम लगातार लाइट देने से उनमें फ्लोवरिंग क्या हो जाती है, इंड्यूस होती है। समझ में आ गया? वो एक अलग चीज है, इंड्यूस होती है। इंड्यूस मतलब क्या होता है, बढ़ना ही होता है, इफेक्टेड होती है। अब सुनिएगा, मतलब सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर्ड अ पेरियोडिक एक्सपोजर टू ए लाइट टू इंड्यूस द फ्लोवरिंग। दिख रहा है आपको? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको एक पेरियोडिक एक्सपोजर चाहिए होता है, मतलब एक टिपिकल टाइम चाहिए होता है, एक डिसाइडेड टाइम चाहिए होता है फ्लोवरिंग के लिए। एक डिसाइडेड टाइम मतलब इतना ही टाइम चाहिए, उससे कम हुआ तो फ्लोवरिंग नहीं होगी। समझ में आ गया? It also sees that some plants are able to measure the duration of exposure light. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ प्लांट को लगातार लाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी फ्लोवरिंग के लिए। फ्लोवरिंग का मतलब फूल आना भाई। ठीक है, okay, hence it can be said that flowering in a certain plant depend not only on combination of light and dark exposure but their also relative duration। मतलब जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं बेटा, ऐसा भी कुछ देखा गया है कि जो सर्टेन प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो फ्लोवरिंग होती है, ठीक है, उनको लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन पे नहीं, उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है कि आपने लाइट दे रहे हो फिर डार्कनेस दे रहे हो, उनका टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करते हैं कितने टाइम दे रहे हो। ठीक है, अलग अभी धीरे समझ में आ जाएगा। द रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड लाइट इट्स टर्म एज ए फोटोपैरोडिज्म। मतलब प्लांट को हम डे या नाइट का जो एक टाइम देते हैं, जैसे एक प्लांट है उसको देखिए, डे में तो क्या होता है, सनलाइट होती है, नाइट में सनलाइट नहीं होती, तो मतलब सनलाइट का होना और सनलाइट के ना होने से प्लांट जो रेस्पॉन्स देता है उसको क्या कहा जाता है? हाँ जी, क्या करेंगे? ओके, ठीक है बेटा, ओके। लाइक किसी भी प्लांट को आप एक पीरियड ऑफ डे, पीरियड ऑफ डे का मतलब डे में क्या होता है, सनलाइट है, मतलब एक सनलाइट का एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, और फिर नाइट के टाइम पे आ जाइए, वहां पे सनलाइट नहीं होती है। ठीक है, उसकी वजह से प्लांट जो रेस्पॉन्स करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटो पैरोडिज्म। फोटो पैरोडिज्म को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था डब्ल्यू गार्नर H.A. एलार्ड ने। इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक किसमें देखी गई थी, किसमें देखी गई थी, टबाकू के प्लांट में, राइट? क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन अ फ्लोवरिंग ऑफ प्लांट was first shown in डे तंबाकू। याद आ गया ना, अभी पढ़ाया मैंने, है ना? कब आया था? AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं तो पूछा गया, और जो जो चीज पूछी जाती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो चीज कभी 20 सालों में पूछी गई है ना, उसके ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ गया बेटा? ओके, देखिए ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को हमें समझना है, लेकिन इस डायग्राम को धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले काम कीजिए, आप हल्का फुल्का नोट कर लो, फिर मैं एक साथ आपको धीरे समझाता हूँ। ठीक है, आज आपको बता रहा था ना फोटो पैराडाइज्म, ये वो नोट करो बेटा, और आपकी कॉपी दीजिए, कॉपी क्या है, आपकी कॉपी क्या है,
ठीक है, मतलब बोल गए कहाँ तक के क्वेश्चन आपने? हाँ है, पूरा कर दिया। ओके, माइक्रो बचा हुआ है, ये तो बहुत सारे बचे हैं बेटा। चलो आप कॉन्सेप्ट मिस्टेक की। तो मैंने ये थर्ड टॉपिक क्या होता है, सेकंड टॉपिक का नाम नहीं लिख सकते? ध्यान में क्या होता है, टॉपिक का नाम लिखो। डालते कैसे मतलब ऐसे आपका जिस क्वेश्चन में गलती हुई है, आप उस क्वेश्चन को देखो एक बार कि मेरी कहाँ गलती हुई है, उस क्वेश्चन का आंसर देखो कहाँ है। फिर आप जब क्वेश्चन का आंसर आप रीड करते हो ना, आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ गलत किया है। बन के चलो दो तरीके गलती होती है, तो आपने पढ़ा ही नहीं है, दूसरा आपने पढ़ा था लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की है, तो इसलिए मिस्टेक है वो। हाँ जी जी, तो प्रैक्टिस की कमी है, तो कॉन्सेप्शन मिस्टेक है वो, तो प्रैक्टिस की कमी है आपकी। अगर आप पढ़कर भूल जा रहे हो, आपने पढ़ा, आपको याद आया कि हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर आप भूल गए हो, तो मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, समझ में आ गया। और सिली मिस्टेक है, आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की कहीं ना कहीं, ऑप्शंस रीड करने में कोई गलती की, लेकिन आपने इसको आपके बारे में आइडिया ही नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। ठीक है, हाँ प्रणय टॉपिक लिखा करो बेटा, और सिर्फ लिख देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता कि कॉन्सेप्शन मिस्टेक हो गई थी बस खुश। उसको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम ना हो, लिखने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमारा काम कब पूरा होगा, जो वो मिस्टेक धीरे धीरे आपको इम्प्रूव, खुद देखो कि मेरे क्या मिस्टेक में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो पहले खुद ऑब्जर्व करो, वही ऑब्जर्वेशन आपके पेपर में आएगा, वरना हर बार मिस्टेक होंगे बेटा, कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, हर बार चेक करो कि मेरी मिस्टेक्स कम हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लिख दिया चलो हमारा काम पूरा हो गया, कॉन्सेप्ट से मिस्टेक 3 4, सिली मिस्टेक इस बार 0, बस हो गया काम खत्म, नहीं। स्पूर मिस्टेक नेक्स्ट टाइम कम होनी चाहिए, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। जिस दिन आपका ये पर्पस फुलफिल हो गया ना, समझ के चलिए आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। अभी तो आपको धक्का देना पड़ रहा है, मुझे धक्का आगे बढ़ने के लिए। जिस दिन खुद आगे बढ़ गए ना, उस दिन मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लिया? अगर आपको 1 ईयर ड्रॉप करना पड़ा तो कहाँ से करेंगे बेटा आप, अलवर से, कोटा से, या दिल्ली, जयपुर? सोचा नहीं, अच्छा वो सोचने की time। आज के बाद सोचना, जब एग्जाम हो जाए। ठीक है, लास्ट एग्जाम है। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म नहीं करती है तो, कोरोना अगर आ गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर से अगर आ गया तो ये। लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल सिचुएशन है, तो 3 तारीख को एग्जाम शुरू है, 21 को खत्म है, और मई को रिजल्ट आ जाएगा। इनका भी खत्म कर देंगे अब तक। अगर सब सही रहा ना, तो अप्रैल के बाद इनका तो 12 शुरू कर देंगे। नोट करिए बेटा, आपने करिए क्वेश्चन। ओके, इशित बेटा आपने क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व किए?
सर मैक्रोन्यूट्रिएंट पूरा होने वाला है। ओके गुड। अब देखो खुद का रिकॉर्ड है ना, खुद का रिकॉर्ड आया खुद के पास क्यों बोले, पहले कोई रिकॉर्ड था ऐसा? पहले तो जहां मिली कॉपी किसी की कॉपी में सॉल्व कर ली, भाई की मिली तो भाई की कॉपी में, बहन की मिली बहन की कॉपी में कर ली। अब खुद के पास रिकॉर्ड है ना, मैंने खुद सॉल्व किया है, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए खुद के पास हमारे पास। तंबाकू का प्लांट देखा है आपने कभी? नहीं देखा? आपने देखा है? ओके कोई नहीं, नोट कर लिया आपने? चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। APMT 2008। ओके बेटा वर्षा, अब अपनी एक बार इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? समझ में आ जाएगा, आसान डायग्राम है। यहाँ पर देखिए दो तरीके के प्लांट है, एक है आपका शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, जहां डे शॉर्ट होगा तो नाइट अपने आप लॉन्ग हो जाएगी ना। दूसरे कौन से प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, तो नाइट आपकी। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है? इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके के डायग्राम दिखाए गए, पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आसानी से समझ में आएगा, पर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट डे के प्लांट की बात करते हैं। शॉर्ट डे का मतलब, शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसको डे शॉर्ट चाहिए, मतलब जिन प्लांट्स में फ्लोवरिंग के लिए डे शॉर्ट चाहिए और नाइट ज्यादा चाहिए। अब डे शॉर्ट होने का मतलब क्या है, सनलाइट कम चाहिए, क्योंकि डे के टाइम में सनलाइट होती है, नाइट के टाइम सनलाइट नहीं आती है। और जो लॉन्ग डे प्लांट है उनमें जो सनलाइट है वो और नाइट कम चाहिए, ऐसा ही हुआ जब उनमें फ्लोवरिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है बेटा, बीच वाली क्रिटिकल लाइन है, ये क्या है, क्रिटिकल लाइन। क्रिटिकल लाइन मान के चलो 24 आवर्स का टाइम है, ये पूरा ड्यूरेशन क्या दिखा रहा है, तो ये मान के चलो 12 घंटे लेके चलो, क्रिटिकल का मिडिल लेके चलते हैं, क्रिटिकल मान के चलो हमने लिया 12 घंटे का, कितने का, 12 घंटे का ले लिया। अब देखिए सबसे पहले इस प्लांट की बात करते हैं, हमारा क्या है, शॉर्ट डे। शॉर्ट डे प्लांट में फिर सुनिएगा डेफिनेशन, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोवरिंग के लिए, फ्लोवरिंग के लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो कम चाहिए ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, और डार्कनेस ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, आप पहले पे फोकस करना, पहले के ऊपर, पहले के ऊपर फोकस करना। ये जो ब्लू दिखा रहा है, ब्लू ब्लू, ये किसको दिखा रहा है, डार्कनेस को, ठीक है, मतलब नाइट को दिखा रहा है। और ये जो बिल्कुल व्हाइटिश है, मतलब या फिर जो ब्राइट कलर इसको दिखा रहा है, इसमें देखिए पहले वाले में जो लाइट क्रिटिकल लाइन से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, और डार्कनेस, तो क्या उसमें फ्लोवरिंग होगी, तो फ्लोवरिंग हो रही है, नहीं हो रही ना फ्लोवरिंग, समझ में आ गया? दूसरे में देखिए, इस वाले देखिए, इसमें जो डार्कनेस है वो क्रिटिकल लाइन से ज्यादा है और ब्राइटनेस कम है, तो फ्लोवरिंग हो रही, फ्लोवरिंग, समझ में आ गया? इशित आपको दोनों समझ में आई डायग्राम? हाँ सर। अच्छा चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है बेटा, यहाँ पर तीसरे में एक शैतानी की किसी ने, शैतानी क्या की,
यहाँ पर जो डार्कनेस है वो क्रिटिकल लाइन से ज्यादा है ना, और लाइट तो फ्लोवरिंग नहीं। ऐसा कैसे है ना, क्वेश्चन है कैसे कैसे, क्या था बात सुनिए। हालांकि तीसरे डायग्राम में क्या था, डार्कनेस ज्यादा थी और लाइट थी कम थी। अब आपके जैसा कोई शैतान होगा, ठीक है, उसने क्या किया, उसको टॉर्च दिखा दी, प्लांट को क्या दिखा दी, टॉर्च दिखा दी, टॉर्च होते लाइट आ गई, तो उसने क्या फ्लैश मार दिया, क्या मार दिया, फ्लैश मार दिया। और जैसे ही फ्लैश मार दिया उसका नाइट ड्यूरेशन क्या हो गया, डार्क ड्यूरेशन सडनली डाउन चला गया। बीच में इंटरप्ट, आपने इंटरप्ट कर दिया ना डार्कनेस को, जैसे ही आपने डार्कनेस को इंटरप्ट किया सडनली फ्लोवरिंग रुक गई। समझ में आ गया, ये कैसे होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको, फिलहाल समझ में आया बेटा, नहीं आया, समझ में आ गया। आपके जैसे कोई शैतान होगा, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट थे, बीच में जाकर रात को क्या किया, रात को जाकर टॉर्च दी जिनको, फ्लैश मार दिया, फ्लैश जैसे ही फ्लैश लाइट दी, फ्लैश लाइट देते क्या हुआ, डार्कनेस की जो इंटरप्शन था उसमें आ गया, देखा ना, डार्क फ्लैश लाइट आ गई और फ्लोवरिंग रुक गई। समझ में आ गया पहला वाला। दूसरे पे चलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट क्या होंगे, जिसमें दिन बड़ा नहीं होता, ये सर्दी का टाइम नहीं, क्या सर्दी दिन रात लाइट ज्यादा चाहिए और डार्कनेस कम चाहिए। पहले पे देखिए, यहाँ पे देखिए डार्कनेस यहाँ पर क्या है, कम है, और डार्कनेस लाइट ज्यादा है और डार्कनेस कम है, तो फ्लोवरिंग हो रही है, होगी ना फ्लोवरिंग। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या फ्लोवरिंग होगी, आप बताइए, नहीं होगी, क्यों बेटा, इधर देखो क्वेश्चन, डार्कनेस ज्यादा है और लाइटनेस, तो फ्लोवरिंग नहीं हो रही है। समझ में आ गया, क्या हुआ, आंख में दर्द हो रहा है, छोटा छोटा सा देख रहे हैं, देखिए मैं साइड में कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ, अब देख रहा बड़ा बड़ा, ठीक है, आप तो एक काम करो, फटाफट हो जाओ, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या है, हालांकि इसमें क्या था बेटा, इसमें भी सेम वही है, यहाँ पे डार्कनेस और लाइटनेस, ब्राइटनेस कम है। फिर आपने क्या किया, फ्लैश लाइट मार दी इस पे, फ्लैश लाइट मारते क्या होगा, डार्कनेस इंटरप्ट होगी। लेकिन ये लॉन्ग डे प्लांट थे, इनको लाइट मिल गई, लाइट मिलते ही क्या हो गया, फ्लावरिंग हो गई। समझ में आ गया आपको, आगे बेटा, ओके, इशित आपको यस सर। आ गया। तो इसका मतलब फोटोपैरोडिज्म में तीन तरीके के प्लांट होते हैं, एक तो लॉन्ग डे प्लांट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं डे न्यूट्रल, उनपे क्या होता है कि लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कम ज्यादा उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूट्रल है वो सनलाइट के लिए, उनमें फोटोपैरोडिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनके ज्यादा लाइट चाहिए और इनको कम लाइट चाहिए। क्लियर हो गया बेटा आपको, अगले देखिए, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, अगर आपने डायग्राम समझ में आ गया ना, इसलिए डायग्राम मैंने पहले रखा था ताकि वो डायग्राम समझ में आ गया, थ्योरी समझना आसान है। Some plant require the exposure to a light for a period exceeding a well-defined critical duration. मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट की रिक्वायरमेंट, लाइट का एक्सपोजर क्रिटिकल लाइन से ज्यादा चाहिए होता है। क्रिटिकल लाइन से ज्यादा था, हाँ बेटा ज्यादा, जहां पर क्रिटिकल लाइन से ज्यादा चाहिए होता है तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और अब ये लेंथ की लाइट कितनी होगी, मतलब कितने टाइम तक के लिए चाहिए, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। क्रिटिकल से पूछे, क्रिटिकल से कितना ज्यादा, मैं क्रिटिकल लाइन लेके चलता हूँ 12 घंटे, कितना, 24 में से 12 घंटे क्या है, मिडिल लाइन हो गई। अब 12 से किसी को 14 घंटे भी चाहिए हो सकता है, किसी को 15 घंटे भी चाहिए हो सकता है, किसी को 16 घंटे भी चाहिए होता है, किसी को 20 घंटे भी चाहिए होता है, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है। अगर मान के चलो एक लॉन्ग डे प्लांट है, उस लॉन्ग डे प्लांट को मैं लाइट 11 घंटे देता हूँ, तो क्या उसमें फ्लोवरिंग होगी, नहीं होगी। अगर मैं उसको लाइट 13 घंटे देता हूँ तो फ्लोवरिंग होगी, 15 घंटे देता हूँ फ्लोवरिंग होगी। ये 13 और 15 घंटे वेरी कर सकता है, लेकिन हमेशा 12 घंटे से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल्स, देखिए यहाँ पर, आप इनके एग्जांपल बेटा याद रखिएगा। स्पाइनेच, स्पाइनेच पता है, पालक, हाँ, ओके। हरबेन, हैनबेन पता है, हाँ, नहीं पता। रेडिश, मूली, मूली, वीट, गेहूं, ओके। हैनबेन क्या होता है, यहाँ नहीं मिलता है ये, हैनबेन बेसिकली क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती है एक तरह की, ठीक है। ये नाम याद रखना प्लीज, इन चारों के, ये पूछे जाते हैं लॉन्ग डे प्लांट किस, मतलब कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है, इसी में से बाहर, इस चार एग्जांपल से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। इन चार एग्जांपल से लॉन्ग डे प्लांट का कोई एग्जांपल बाहर नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल आते जरूर है,
समझ में आ गया? इन चार से बाहर नहीं आएगा आपको, ठीक है बेटा? लेकिन एग्जांपल याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट, सॉरी शॉर्ट डे प्लांट, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट का एक्सपोजर है वो क्रिटिकल लाइन से क्या होना चाहिए, कम होना, 12 घंटे से कम होना चाहिए. दिस प्लांट इनिशिएट ए फ्लावरिंग व्हेन द डे लाइन बिकम शॉर्टर देन द सर्टेन क्रिटिकल पीरियड. ये कौन से प्लांट होते हैं? विंटर स्पीसीज के प्लांट होते हैं. विंटर स्पीसीज में क्या होता है, सनलाइट कम होती है. समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ विंटर फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग टू दिस कैटेगरी. कौन से? और समर कैटेगरी कौन से प्लांट होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होंगे. अगर विंटर तो दूसरा समर डे हुआ ना. ओके, एग्जांपल ध्यान रखना इनकी बेटा, जैसे कि जेंथियम, शुगर केन, तंबाकू, सोयाबीन और स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी की खास बात यही होती है, स्ट्रॉबेरी क्या होता है, स्ट्रॉबेरी आपको जनरली हमारे एरिया में इसलिए ग्रो नहीं करता. स्ट्रॉबेरी आपको हमारे यहाँ कहीं देखा ग्रो करते हुए? कभी आपको आप अलवर या जयपुर के आसपास कहीं किसी एरिया में स्ट्रॉबेरी ग्रो करता हो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है. और उसको क्या चाहिए, क्योंकि लाइट कम होगी तो टेम्परेचर भी कम रहेगा. ठीक है, इसलिए स्ट्रॉबेरी बेटा आपको जल्दी से ग्रो करता हो नहीं मिलेगा आपको. स्ट्रॉबेरी जनरली ग्रो करता है ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है. करवा सकते हो हाइड्रोपोनिक्स से, हाइड्रोपोनिक्स से करवा सकते हो, करवाते भी लोग. अब तीसरा कौन सा है? इनमें क्या होता है कि क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट. देयर आर द मेनी प्लांट, हाउएवर देयर इज नो सच कोरिलेशन. मतलब जिनके बीच में लाइट के एक्सपोजर और फ्लोवरिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट. बस इनका नया एग्जांपल याद रखना, सनफ्लावर, टोमेटो, पी और ये एग्जांपल कौन से हैं? ये बेटा लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल और न्यूट्रल एग्जांपल. प्लीज ये नाम याद रखना, पूछ से जाते हैं एग्जांपल्स. ओके, अब जैसे ये देखिए एक और एग्जांपल, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है. किसका है? एनसीईआरटी का. वो तो डायग्राम मैंने गूगल से लिया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. अब आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा. पहला कौन सा है, कौन सा है? लॉन्ग डे प्लांट. ये लॉन्ग डे प्लांट में देखिए ये क्रिटिकल पीरियड है, यहाँ पे सनलाइट क्या है, क्रिटिकल लाइन से ज्यादा है, और ये ब्लू है. अगर ज्यादा है तो फ्लोवरिंग, ब्लू है तो फ्लोवरिंग. शॉर्ट डे प्लांट में ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है, ये ऊपर वाला है ना बेटा, ये ऊपर वाला ये लाइट को बता रहा है और ये डार्कनेस को, राइट. अगर आपकी शॉर्ट डे प्लांट में अगर जो आपका फ्लोवरिंग है, अगर ये क्रिटिकल लाइन से ऊपर वाले को तरह लाइटिंग, तो लाइटिंग है कि तो फ्लोवरिंग नहीं होगी. यहाँ डार्कनेस तो ये ब्लो फ्लोवरिंग हो नहीं हुई, यहाँ फ्लोवरिंग होगी बेटा. और इसमें देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्लो क्यों फर्क नहीं पड़ता? ना लाइट का फर्क पड़ता है ना डे का फर्क पड़ता है. ठीक है, तो फ्लोवरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी. वेजिटेटिव मैच्योरिटी मतलब फ्लोवरिंग हमेशा कब होती है? जब उसका प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो चुका होता है, लीफ आ चुकी होते हैं, स्टेम आ चुका होता है, सब कुछ आने के बाद फ्लोवर आते हैं. कभी देखा बीज के साथ ही फ्लोवर आ गए बाहर? पहले फ्लोवर के स्टेम वगैरह आते हैं ना, फिर तो फ्लोवर आता है. समझ में आ गया? इशिता आपको समझ में आ गया? यस सर. ओके. मोनी मैनी फ्लो, अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि होता कैसे है, क्या रीजन है इनका, तो हम रीजन पे भी फोकस करेंगे अभी. मैनी फ्लावरिंग प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म्स यूज ए फोटो रिसेप्टर प्रोटीन सच एज ए फाइटोक्रोम. इस फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ना है. इनमें एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को रिसीव करता है, और उसके रिसीवर के अकॉर्डिंग ये इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, और उसका नाम क्या है? फाइटोक्रोम. ये फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है, मतलब ऐसा प्रोटीन जो सनलाइट को हाँ हाँ एब्सॉर्ब करता है. ओके, टू द सेंस सीजनल चेंजेस इन डे एंड लाइट लेंथ, मतलब उनमें डे और नाइट लेंथ के अंदर सीजनल चेंजेस आते हैं. सीजनल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे कि विंटर और समर का चेंजेस आता है. विंटर में ध्यान रखना, विंटर में डे हमेशा छोटा होता है और नाइट बड़ी होती है. विंटर में अगर आप देखोगे तो 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है, और समर के टाइम पर डे, और विंटर डे ज्यादा होगा तो सनलाइट ज्यादा होगी, और आपका जो नाइट होगी वो कम हो जाएगी अपना आप. तो सीजनल वेरिएशन आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा इसके फोटो पीरियड की वजह से फ्लोवरिंग को क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है, और प्लांट फ्लोवरिंग होती है. क्लियर हो गया? आपको समझ में, अपने समझ में आ गया? ये क्या कहलाता है? प्लांट फोटो पैरोडिज्म. पहले आप नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं. अब आता है कि इन फोटोक्रोम कैसे काम करता है. सिंपल था ये तो, टिपिकल था. ओके, नोट कर लीजिए.
चलिए बेटा नोट। ओके स्नैक खराब बेटा, ज्यादा खराब है वायरल। वायरल वायरल जल्दी कर रहा है। ओके बेटा, एग्जाम्पल अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है आपने शॉर्ट है।
ओके, नोट कर लिया बेटा। ऋषित बेटा आवाज आ रही है आपको? ऋषित? हाँ सर। ओके ओके, मुझे लगा इंटरनेट चला जाओ। आपने नोट कर लिया? ठीक है, एग्जांपल नोट कर लीजिए। जेंथियम, शुगर केन, तंबाकू, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी। अभी एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? एग्जांपल कई भी बार पूछे गए, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल्स, लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल कई बार पूछे गए। इनमें से कौन सा आपका शॉर्ट डे प्लांट है, इनमें से कौन सा आपका लॉन्ग डे प्लांट है, कई बार पूछे गए, कई बार। ओके बेटा, नेट यूनिट। चलिए बेटा, इसके साथ इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? चलिए अब शुरू करेंगे इवन फिजियोलॉजी। सीधी पूरी इवन फिजियोलॉजी खत्म करके आप आगे बढ़ेंगे। इवन फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग है, ये तो पढ़िए ना आपने। इवन फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग है, मतलब खुद अपने आप, क्योंकि और मैं पढ़ाऊंगा सारे बोरिंग बोरिंग चैप्टर है, सारे इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर मैंने सारे करवा दिए, बस एक वो बचा है, ट्रांसपोर्ट वाला अच्छा है और एनाटॉमी अच्छा है, इसके अलावा सारे बोरिंग है। ड्रॉ कर लो, एक काम करना, यहाँ पर है ना, ड्रॉ मत करना, फ्लोवर में ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लिख देना फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग और नो फ्लोवरिंग बस, ठीक है? फ्लोवरिंग और नो फ्लोवरिंग, ठीक है ईशा बेटा? यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ करना, बस लिख देना फ्लोवरिंग और नो फ्लोवरिंग। डायग्राम ड्रॉ करके क्या करोगे, तुम टाइम खराब होगा। बस यहाँ पे नो फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग इस तरह से लिख देना, और फ्लोवरिंग आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बस। और ये और तो सब कुछ लिखना ही है, बस फ्लोवरिंग नॉन फ्लोवरिंग कर देना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नोट कर लिया?
और कोई लाइन छोड़ना मत, जहाँ अबव बिलो लिखा हो, अबव बिलो लिखा हो वो जरूर लिखना, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है ना, फोटो पैरेडिज्म लॉन्ग शॉर्ट डे न्यूट्रल प्लांट, वो कैप्शन डालेगा। हाँ उसमें तो कोई है ही नहीं है, बिलो का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि वैसे भी वो अनइफेक्टेड है सनलाइट से, तो यहाँ इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसी बेटा नोट कर लिया डायग्राम? हाँ सर। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया? हाँ जी। आज आप कैसे गए थे वापस घर, पैदल ही गए थे? ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है पैदल में, गर्मी दिक्कत आती हुई जाने में? अच्छा आइसक्रीम खाते हुए गए थे। तो आप कौन से रूट से निकलते हैं? मक्का रोड कहते हैं ना इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ध्यान से जाना, और बेटा कुछ नहीं, ध्यान से जाना। हो गया, चलिए। उन्नति वगैरह तो ये मैथ में है बेटा। ओके, तो ये क्या करेंगे मैथ में? यही कर रहे हैं वो। बेटा वही बच्चों की गलतफहमी होती है, उनको लगता है कि एक साल ड्रॉप करके पढ़ेंगे, एक साल ड्रॉप करके तैयारी नहीं होती है। थ्योरी उस वक्त से शुरू होती है जिस दिन आपने साइंस अपने अपना कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज किया है। बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? अच्छा अच्छा। लेकिन तैयारी बेटा उसी दिन से शुरू हो जाती है जहां से आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया बस। लेकिन बच्चे क्या है, थोड़ा रिलैक्स कर जाते हैं कि एक साल बाद तैयारी करेंगे आराम से, एक साल ड्रॉप करके क्या कर लोगे, एक साल ड्रॉप करके? हो गया बेटा? वर्षा आपने कर लिया? जल्दी करिए। अब तो बायो को ज्यादा टफ नहीं लग रही, पहले टफ लग रही थी। मैं कह रहा था ना, आप थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे इजी लगने लगे, क्योंकि अब क्या हुआ, वर्ड से आप फैमिलियर हो गए, आप काफी वर्ड्स को पहचान गए। पहले में तो वो टफ लग रही थी, टफ लग रही थी पहले। हाँ फंस के फालतू है ना, कोई नहीं, पहली बार लगता है। अब पिगमेंट्स के बारे में हमारे यहाँ पे दो तरीके की पिगमेंट, फाइटोक्रोम जो पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को रिसीव करता है फॉर द फ्लोवरिंग पर्पस, जो कि सनलाइट को रिसीव करता है फॉर द फ्लोवरिंग पर्पस, इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है फाइटोक्रोम पीएफआर और दूसरा क्या होता है फाइटोक्रोम आर। ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। यहाँ पर पी एफ आर का मतलब क्या होता है, फार रेड, और ये क्या होता है, नहीं ओनली रेडियो, ओनली रेड, रेडियो एक्टिव नहीं है, फार रेड, और ये रेड। फार रेड के बाद में कौन सी रेज आती है फार रेड के बाद? यस, इंफ्रारेड। समझ में आ गया? तो ये किस पे एक्टिव होगा फाइटोक्रोम? इंफ्रारेड पर। और ये किस पे एक्टिव होगा? रेड के। रेड लाइट होती है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो और समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं। देखिए बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म क्या होता है, फाइटोक्रोम पीएफआर। द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज ब्रोकन डाउन इन इनएक्टिव फॉर्म when it absorb the red light, far red light 720 नैनोमीटर, 725। जब आपका फाइटोक्रोम पीएफआर ब्रेक डाउन हो जाता है, हालांकि इट्स एक्टिव फॉर्म, जब वो 725 नैनोमीटर की लाइट को
एब्जॉर्ब करता है 725 क्या हुआ आपका रेड लाइट किस पे होता है 6 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर पे किस पे 680 नैनोमीटर से ऊपर उठे तो फार रेड हो गया। फार का मतलब क्या होता है दूर रेड से, और रेड से दूर क्या आता है इंफ्रारेड आएगा भाई। तो 725 किस पे चला गया समझ में आ गया। ओके conversion of phytochrome to FR to the phytochrome PR occur in the night when they absorb a far red light infrared region and this conversion is very slow। अब देखिए बात सुनिएगा आपका जो फाइटोक्रोम पीएफआर से मतलब ही क्या होता है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है फार रेड को, और फेर रेड कौन सा होता है इंफ्रारेड। कौन सी नैनोमीटर की लाइट है समझ में आ गया। और जैसे ही आपका पीएफआर इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पी आर के अंदर। समझ में आ गया। अब ये केवल रात को होता है, रात को क्यों होता है आप देखिए आपने रात को कभी देखा होगा जब जैसे कि सनलाइट खत्म रात आती है, रात को देखा आप जो जमीन होती गर्म हो जाती है। हाँ नहीं नहीं सुबह नहीं कह रहा मैं रात को कह रहा हूँ। आप कभी जैसे इनकेस मान के चलो जैसे कि नाइट हुई, नाइट होते ही क्या होगा जैसे कि मान के चलो आपकी क्या आप जो है जमीन बनी होती है वो बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे जैसे मिट्टी वगैरह हो नॉर्मल मिट्टी हो, ये तो पत्थर होता है एक्चुअली, जैसे नॉर्मल मिट्टी वगैरह हो तो आप देखना जैसे ही नाइट जैसे जैसे नाइट खत्म होती जाएगी आपका आपकी वो जो जमीन होगी ना वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। नाइट नहीं मतलब नाइट नाइट के टाइम पर, नाइट के टाइम पर या दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं जैसे बारिश होती है, बारिश हुई है बारिश के बाद में आप देखना जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद जमीन एकदम से गर्म हवा आपको जमीन बहुत ज्यादा गर्म बारिश हुई बारिश बंद हो गई, बारिश बंद होते धूप निकल गई फिर देखना गर्म आपकी जो जमीन थी बहुत गर्म हो जाएगी वो। हाँ क्या रीजन होता है नाइट के टाइम पे स्पेशली नाइट के टाइम पर जब सनलाइट खत्म हो जाती है तो विजिबल रेज वगैरह सब बंद हो जाती है तो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं। क्या निकलते हैं अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं जो हमें दिखाई, क्योंकि इंफ्रारेड को देखा विजिबल के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, विजिबल तो रेड का दिखाई देगा रेड के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। वो इंफ्रारेड की वजह से आपकी जो अर्थ होती है रात को हमेशा गर्म रहती है, अर्थ हमेशा रात को हमेशा गर्म मिलती है, अर्थ की जो सरफेस है ना रात को गर्म हो जाती है इसलिए। तो इंफ्रारेड कब मिलेगी दिन में या रात में रात के। तो ये जो फाइटोक्रोम जो है फाइटोक्रोम पीएफआर है वो इंफ्रारेड कब एब्सॉर्ब करेगा दिन को या रात को क्या बेटा क्योंकि विंटर के टाइम पे सनलाइट पहुंचती नहीं है कम निकलती है ठीक है कम निकलती है। अब रात के टाइम पर ही इसलिए फाइटोक्रोम 725 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और एब्सॉर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम पीआर के अंदर। वो कब होगा सिर्फ नाइट में। समझ में आ गया। और ध्यान रखना ये अकेला बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होता है राइट। अब आइए इनएक्टिव फॉर्म, वो कौन सा होता है फाइटोक्रोम पीआर। Inactive form of phytochrome PR is converted into the active form of phytochrome when it absorbs the red light 660 या 680 नैनोमीटर के आसपास। क्योंकि ये क्या पीआर है तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पी एफ आर के अंदर। द कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम पीआर टू फाइटोक्रोम पीएफआर अकर इन ए डे व्हेन दे एब्जॉर्ब। और ये कब ये कन्वर्जन कैसा होता है और वो कन्वर्जन कैसा हो रहा था ये समझ में आया। अब देखिए आपको और अच्छा समझ में आएगा इससे ठीक है। ये डायग्राम मैंने क्या कहते हैं ये इंटरनेट का मतलब ये बेसिकली मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए एनसीईआरटी का नहीं है। ये होता है पीएफआर और ये क्या है पीआर। समझ में आया अब ध्यान से सुनेगा। अब इन केस मान के चलो कि जैसे आपका हम पीआर की बात करते हैं, पीआर क्या होता है सनलाइट को क्या करेगा, हम दिन की बात करते हैं कब की क्योंकि दिन सनलाइट दिन में आएगी रात को आएगी पक्का ओके। तो दिन के टाइम पर क्या होता है पीआर किसको एब्सॉर्ब करेगा सनलाइट को, पीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा अरे पीएफआर में कन्वर्जन हो जाएगा। और कन्वर्जन होने से ही एक हार्मोन एक्टिवेट होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन। क्या होता है और ये फ्लोरिजन किसको एक्टिवेट करता है फ्लोवरिंग को। समझ में आ गया। अब उल्टा चलिए, अब जैसे ही बेटा क्या होता है कि मान के चलो एग्जाम्पल के लिए अब आपकी डार्कनेस आ जाती है, अब जैसे रात हो गई, रात होते ही क्या हो जाता है फार रेड लाइट आएगी, फार रेड लाइट आते ही पीएफआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा और पीआर में जैसे कन्वर्ट हुआ फ्लोवरिंग फ्लोरिजन एक्टिवेट हो जाएगा और फ्लोरिजन एक्टिवेट जैसे क्या वो क्या शुरू हो जाएगी समझ में आया।
तो ये जो डार्कनेस है, जैसे देखिए, हाँ तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे दोनों में तो होगी फ्लावरिंग। तो फिर सुनिए, ये जो कन्वर्जन है, ये वाला जो कन्वर्जन है वो किसके लिए? लॉन्ग डे के लिए, शॉर्ट डे के लिए? किसके लिए बेटा? जी हाँ, कंफ्यूज मत हो रहे हो आप। पीआर क्या है? रेड। रेड कब आती है? क्योंकि सनलाइट दिन में आएगी। और तो दिन में जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा? शॉर्ट डे में ही होगा, सॉरी लॉन्ग डे में होगा। लॉन्ग डे में ही होगा ना। तो ये से यहाँ कन्वर्जन वो कौन सा है? लॉन्ग डे। कौन सा? फॉर डे नहीं, पीएफआर है बेटा ये, फार रेड में। तो जैसे ही पीआर को रेड लाइट मिलेगी तो पीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीएफआर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही पीएफआर में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? और फ्लोरिजन से फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। समझ में आ गया? अब जैसे जो पीएफआर से ये पीआर है, ये कब कन्वर्ट होगा? नाइट में कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि जो इंफ्रारेड कब निकलती है? नाइट में निकलती है। और जैसे ही पीएफआर पीआर में कन्वर्ट होगा तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? फ्लोरिजन हार्मोन। और क्या निकलेंगे? तो ये किसके लिए? शॉर्ट डे के लिए। और ये किसके? अब समझ में आ गया बेटा आपको? इसे समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ सर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय द पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोमिक इज, मतलब पीआर फॉर्म का लाइट कितना होता है? पीआर का किस वेवलेंथ पे लाइट को एब्सॉर्ब करता है पीआर? ओके, यस, इशित बताइए आप। सिक्स एट्टी। ओके, यस। हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा? 680 होगा ना। और पीएफआर आता तो 725। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था। आगे चले। अब दूसरा देखिए डायग्राम, वही सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है, बस उसका तरीका अलग है। ठीक है। अब जैसे यहां पर आपका पीआर है, तो पीआर कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? वन बाय वन चलेंगे। पीआर कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? रेड लाइट को। और रेड लाइट कब आती है? दिन में, क्योंकि रेड लाइट कब आएगी? विजिबल लाइट के साथ में। और विजिबल लाइट कब आएगी? सन के दिन के टाइम। और जब दिन के टाइम में पीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पीएफआर में कन्वर्ट हुआ तो फ्लोरिजन एक्टिवेट हो जाएगा और फ्लोवरिंग को प्रमोट करेगा। जैसे ही रात हुई, रात होने से इंफ्रारेड क्या होती है? अर्थ सरफेस से बाहर निकलती है। और इंफ्रारेड क्या होता है? फार रेड। तो पीएफआर क्या करेगा? फार रेड को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरिजन और फ्लोवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया वर्षा आपको? बस ये टफ है। अच्छा, आसान है। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डार्क डार्क पीरियड समझाता हूँ। इसकी वजह से मतलब लाइट का फर्क पड़ता है। कौन सा? फाइटोक्रोम यहीं से हो रहा है ना। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। याद रखना, एक्टिव फॉर्म कौन सा रहता है? पीएफआर, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। हेडिंग डालना था फाइटोक्रोम पिगमेंट्स। हेडिंग डालिए, ये हेडिंग ही चल रही है बेटा फाइटोक्रोम पिगमेंट्स की। फोटोपैरोडिज्म का पार्ट, फोटोपैरोडिज्म मेन हेडिंग है। उसका नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फाइटोक्रोम पिगमेंट्स। ठीक है, आपने डालिए।
चलिए अब हेडिंग का आंसर वाला बेटा, हेडिंग हो जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म फाइटोक्रोम एफआर। फाइटो का मतलब होता है सनलाइट, क्रोम का मतलब क्या होता है कलर, मतलब ऐसा पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट हो। ठीक है, लेकिन फाइटोक्रोम का रिलेशन किससे है? सिर्फ फ्लावरिंग से है और किसी से नहीं है। किससे बेटा? जैसे क्लोरोफिल का रिलेशन किससे था? फोटोसिंथेसिस से। और फाइटोक्रोम का रिलेशन किससे? फ्लावरिंग से। ये सिंपल चैप्टर लगा बेटा? चैप्टर सिंपल सिंपल था, आपको कैसे लगा? ठीक ठाक ही लगता था, कोई चीज है ठीक ठाक था? ठीक ठाक तो ऐसे कह रहे हो जैसे खरीद रहे हो, ठीक ठाक ही है अभी। आज इतनी देर में पढ़ने का मन कर रहा था, जब स्कूल में आए इतने देर में पढ़ने का मन कर रहा था? नहीं कर रहा था आपका? नींद आ रही थी ना, वो पहली बार एक दो बार होता है। धीरे धीरे आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे। तो अपन आप लोग आते भी पैदल हो? देन अच्छा, मम्मी छोड़ के जाते हैं। नोट कर लिया? हो गया नोट? हेलो? क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके बेटा नोट? ओके बेटा? हाँ प्रणय। ओके, ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है।
लिख लो की लाइन और लिखना, ठीक है। अब ठीक है, ये लाइन शॉर्ट टेप प्लांट और लॉन्ग टेप प्लांट, ठीक है। कर लिया? ओके, इशित आपने कर लिया बेटा? हाँ सर कर लिया। नेक्स्ट आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। संडे एग्जाम है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ऑफलाइन नहीं, नेक्स्ट ऑफलाइन होगा, अभी ऑनलाइन। तुम क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया करो बेटा, स्ट्रिक्टली कम अटेम्प्ट करो तुम, ठीक है। अपना तुम्हारे नेगेटिव डाउन चले जाएंगे। और तुम अपने नेगेटिव का रेशियो थोड़ा कम करो, हमेशा 5 से 7 पे अटके पड़े हो, ठीक है। कम अटेंड करो ना, नहीं डाउट है तो कम अटेंड करो। देखो पहली बार में कौन से क्वेश्चन छूटने दो, सबको लगता है वो, सबके साथ ऐसा होता है, यू आर नॉट ओनली वन। आप पहली बार में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो जो इजी हो जा रहे हैं, सेकंड राउंड में कौन से करो जिनमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, जो मतलब सही होंगे। और फिर ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं हो रहे छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, एक बार देखा जाएगा जो होगा। ये भी हो गया, ये भी छोड़ गया, ये भी छूट गया, तो गलत निकल जाते हैं, फिर फायदा क्या होगा। और तुम तो कुछ ज्यादा ही कम करते हैं, तुम 70 अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, ठीक है। तुम छोड़ते कितने, 2-3 क्वेश्चन बस, सारे के सारे अटेम्प्ट कर देते हो। कर लिया नोट? ओके, अब आता है चार्ज पीरियड, इसका नाम क्या है? स्कैटो पैरोडिज्म। पहले इसको समझाने से पहले एक बार आपको ये डायग्राम दोबारा समझाना पड़ेगा। देखिए व्हाट हैपन एक्चुअली, जब आपने पीएफ, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे हम ये लेके चलते हैं, जब आपका पीएफआर 725 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो पीएफआर जैसे 725 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो होगा क्या कि 725 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो कब निकलती है? राइट को निकलती है। अब जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीआर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही वो पीआर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फ्लोरिजन एक्टिवेट हो जाएगा और क्या बनाएगा? फ्लोवरिंग करेगा। लेकिन आप जैसे किसी ने शैतानी की, जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहा था, आपने क्या किया, बीच में फ्लैश डाल दिया, क्या डाल दिया? लाइट डाल दी। अब जो कन्वर्जन पीआर की तरफ पहुंचा था, वो कन्वर्जन क्या हो जाएगा? दोबारा से उल्टा हो जाएगा, और फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, ये याद रखना। क्या होता है कि जब आप फ्लैश लाइट डाल देते हैं ना, जो पिगमेंट कन्वर्ट हो रहा था फिर उसको रिवर्ट हो जाता है, इसकी वजह से फ्लोवरिंग प्रमोशन रुक जाता है। ओके, when the photoperiodism was discovered, the duration of light was thought to be critical for flowering. जब मतलब फोटोपेरिज्म का डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट का एक टिपिकल पीरियड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इट वाज फाउंड दैट व्हेन द लॉन्ग प्लांट पीरियड, लॉन्ग नाइट पीरियड, लॉन्ग नाइट कौन से होंगे? शॉर्ट डे पीरियड, ठीक है, was interrupted by a brief exposure to a light, the short wave plant failed to flower करना बंद कर देंगे। Thus the for the flower plant require a long night। ऐसे प्लांट को केवल हम पहले क्या मानते थे कि सिर्फ लाइट ही सब कुछ है, नहीं, जब शॉर्ट डे प्लांट है उनके लिए तो कंप्लीट डार्कनेस चाहिए और लगातार चाहिए, बीच में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए लाइट के साथ साथ डार्क पीरियड भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। Similarly, long day plant respond to the night shorter than the critical, उनको छोटा चाहिए, कॉन्सिक्वेंटली दे डोंट नीड अ इंटरप्टेड डार्क पीरियड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप डार्क पीरियड में लाइट रख भी दो तो भी क्या दिक्कत है, उनको तो वैसे भी हाई लाइट चाहिए थी फ्लोवरिंग के लिए, उनके डार्क पीरियड का कोई रोल नहीं होता, उनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आप डार्क पीरियड में बीच में लाइटिंग भी कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके,
It is also known that not only the duration of light period but also duration of dark period is also equal important. ठीक है बेटा, मतलब केवल लाइट पीरियड के ड्यूरेशन के अलावा डार्क नाइट की लाइट पीरियड भी जरूरी है. It is also interesting to note that while the shoot apex modified themselves into a flowering apex prior to the flowering, they themselves cannot perceive a photoperiod. इसका कहने का मतलब क्या है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जब आपका शूट एपिक्स अपने आप को फ्लोवरिंग एपिक्स में कन्वर्ट करता है. अब शूट एपिक्स क्या होता है, मैं आपको कई बार बताया. शूट एपिक्स जैसे कि ये शूट है ये, और ये ऊपर क्या है, ये क्या है उसका एपिक्स. एपिक्स का मतलब क्या होता है, टॉप पॉइंट. जब पूरी तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो चुका है, पूरे प्लांट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है, अब उसमें क्या निकलेंगे. अब ये जो शूट एपिक्स होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोवर एपिक्स के अंदर. और उससे क्या निकलता है, क्या निकलता है बेटा, फ्लोवर निकलता है. समझ में आ गया, उससे फ्लोवर निकलता है. तो होता क्या है कि जब फ्लोवर निकलता है, लेकिन कन्वर्ट होने से पहले ये जनरली, अब जैसे कि अब उसका शूट एपिक्स किसमें कन्वर्ट होगा, फ्लोवर एपिक्स में. और फ्लोवर एपिक्स कन्वर्ट होते किसमें बनेगा, उसमें क्या निकलेगा, फ्लोवर निकलेगा. तो इस कन्वर्जन के दौरान ध्यान रखना, मतलब फ्लोवरिंग से पहले ये कन्वर्जन होता है, फ्लोवरिंग से पहले ये कन्वर्जन होता है, लेकिन उस टाइम पर किसी भी तरीके का फोटो पीरियड एक्सेप्टेड नहीं होता क्योंकि फ्लोवर निकला ही नहीं है. द साइट ऑफ परसेप्शन आर द, मतलब अब जो ये हम कहते हैं कि जो ये आपके जो लाइट और डार्क का परसेप्शन है, प्लांट का कौन सा पार्ट रिसीव करता है, लीफ. तो फाइटोक्रोम कहां प्रेजेंट रहेगा, लीफ के अंदर. समझ में आ गया. It has been hypothesized that there is a hormonal substances another florism is responsible for the flowering. These hormonal substances migrate from, ये जनरली आपका सारा सिस्टम चलता है क्या, लीफ में. तो हार्मोन भी कहाँ होगा, फिर लीफ से कहाँ निकलता है, शूट एपिक्स में. कहाँ निकलता है, फिर शूट एपिक्स किसमें कन्वर्ट होता है, फ्लोवर एपिक्स में. और फ्लोवर एपिक्स से क्या निकलता है, फ्लोवर. ओके, therefore induce the flowering when the plant are exposed to necessary inductive photosynthesis. ठीक है. एक वर्ड होता है इट्यूलेशन. क्या होता है, इट्यूलेशन. ये वर्ड पूछा गया कई बार. इट इज ए प्रोसेस इन अ फ्लावरिंग प्लांट ग्रो इन अ पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट. मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्लोवरिंग या तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट चाहिए, मतलब 24 आवर्स क्या चाहिए, लाइट, या फिर पार्शियल एब्सेंस चाहिए, उसमें लगातार लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. सॉरी, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब कंप्लीट डार्कनेस चाहिए, कंप्लीट डार्कनेस चाहिए, 24 घंटे डार्कनेस. समझ में आ गया. तो ऐसी चीजें क्या कहलाती है, फोटोपैरोडिज्म, इट्यूलेशन कहलाता है. यहाँ पर आपका इट्यूलेशन, सॉरी आपका फोटोपैरोडिज्म भी खत्म हो गया. ठीक है बेटा, सिंपल था फोटोपैरोडिज्म, सिंपल था. अच्छा लगा, अच्छी बात है, चलिए नोट करेंगे. अब आएगा वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन का मतलब होता है बसंतीकरण, हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण. करो नोट. लिख लेना हेडलाइन से. अब इसको क्या कहते हैं, स्कैटोपैरोडिज्म. और सनलाइट को उसको क्या कहते हैं, फोटोपैरोडिज्म. और इसको क्या कहते हैं, स्कैटोपैरोडिज्म. ठीक है. ये एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के बाद. आप केमिस्ट्री तैयारी कैसे कर रहे हो, क्लास से या फिर कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं. ओके, फिजिक्स की कोई दिक्कत नहीं है आपको. अब केमिस्ट्री क्लियर हो रही है आपको, कौन सा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में आपका, हैलोजेंसी. अच्छा, अल्कोहल रिएक्शन चल रही होगी, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल वही है इसमें. ओके ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, पढ़िए इसको, अच्छा टॉपिक है. ये तो आपके सारे उसमें भी आएंगे, मेडिकल में बहुत आएगा इसके बारे में. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपने कर लिया बेटा? हो गया नोट? हो गया बेटा? ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में एब्सेंट मत होना बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी वरना। ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट समझने की है, अगर उसमें एब्सेंट हो गए ना फिर समझ में नहीं आएगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों के लिए जितनी टफ है ना, ठीक है, उतनी आसान भी है। दोनों ही पॉइंट है, अगर आप एब्सेंट हो गए ना बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हो। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से हल्की टफ पड़ती है वो, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपने कर लिया नोट? ठीक है प्रणय, एब्सेंट हो गए? आपको भी अच्छा मौका मिल गया था, स्कूल की फ्री है तो लालो घूमे आते हैं, है ना? यही सोचा होगा। हो गया? चलिए। कर लिया बेटा? कल आपका चैप्टर पूरा, ठीक है, कल आपका चैप्टर पूरा। मिनरल न्यूट्रिशन कितने दिन में खत्म कर लोगे? 3 दिन। आप? ओ महाराज, कितने दिन में? तो कब देखोगे? हाँ हाँ, तो obvious सी बात, ये वाली करने के बाद देखोगे। हाँ बेटा, कब तक खत्म कर लोगे पढ़ने? हाँ, 5 ज्यादा नहीं ले रहे? तुम डेली 30 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहे ना? तो क्या मतलब है छोटा छोटा? तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा यहाँ मैं पीछे भी पढ़ रहा हूँ, बाद में तुम्हारे कोई पीछे नहीं पड़ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर कह रहा हूँ। उनको मतलब नहीं है, वो आपको एक कॉपी दे देंगे, बुक दे देंगे, अब आपकी मर्जी पढ़ो ना पढ़ो, उनको कोई मतलब नहीं है कोचिंग वालों को। आपने फीस जमा करा दी, कोचिंग में जाओगे तो फीस जमा करा देते हैं, उसके बाद तुम्हें वो शीट दे देंगे टाइम टू टाइम,
उसके बाद तुम पढ़ो ना पढ़ो उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करो तुम्हारी मर्जी है, ना करो तुम्हारी मर्जी है, उनको तो उनकी फीस मिल गई, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस डालो क्वेश्चन सॉल्व करने की। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, तुम पीछे जा चुके बहुत ज्यादा, तुम्हारा कई बार इंटरेस्ट नहीं आता टॉपिक सॉल्व करने में। नोटेड। क्या हुआ? चले आगे चले बेटा। हो गया, चलिए आगे। अगला टॉपिक, हाँ सॉरी, इक्वेशन। इक्वेशन नोट कर लिया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है वर्नलाइजेशन। क्या होता है वर्नलाइजेशन? इट्स अ सेपरेट टॉपिक। ओके, देखिए क्या होता है वर्नलाइजेशन का मतलब। क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग के लिए उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या होता है, वहां पे लाइट का रिलेशन था, यहाँ किसका है, टेम्परेचर का, ठीक है। ओके बेटा बंद कर देना ये। ओके, there are the plant for which flowering is either quantitatively and qualitatively depend on the exposure of low temperature। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड आ गया। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट precocious reproductive development late in a growing season, enable the plant to have a sufficient time to reach the maturity। अभी वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है प्लांट के अंदर, इट प्रिवेंट द प्रीकॉकियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन अ ग्रोइंग सीजन। फायदा क्या होता है वर्नलाइजेशन से, कई बार प्लांट क्या होते हैं कि बहुत समय टाइम से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टाइम से पहले ही मैच्योर हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट से टाइम से पहले मैच्योर हो गए। अब जब टाइम से पहले मैच्योर होने का मतलब, मैच्योरिटी का मतलब क्या प्लांट का, मैच्योरिटी का मतलब है कि उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो चुका है, फिर उसके बाद में उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई है, उसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी आना। कई बार टाइम से पहले ही आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, उसको टाइम पर लेके आते हैं, सफिशिएंट टाइम देते हैं ताकि वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाए। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू स्पेशली प्रमोशन ऑफ ए फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है बेटा। some important foods like wheat, barley, rye have a two kinds of variety, spring variety और विंटर वैरायटी, ठीक है। दो टाइप की वैरायटी होती है, कि स्प्रिंग वैरायटी होती है और दूसरी विंटर वैरायटी। अब स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी का बात, स्प्रिंग सीजन कब आता है, गर्मी में आता है स्प्रिंग सीजन। अच्छा, तो विंटर तो गर्मी में आएगा, गर्मी थोड़ा सा पहले आता है, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है, इधर देखो बेटा। स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मल प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन एंड कम टू फ्लावर प्रोड्यूस गेन एंड द ग्रोइंग सीजन। मतलब देखिए
कहने का मतलब है स्प्रिंग वैरायटी का मतलब होता है जब आप उसको प्लांटेड कब करते हो, स्प्रिंग सीजन में। अगर आपने स्प्रिंग सीजन में उसको प्लांटेड किया तो अब उसमें फ्लोवरिंग तो बाद में ही आएगी, फ्लोवरिंग तो बाद में ही आएगी, एंड कम टू फ्लावर टू प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। या तो मतलब जनरली जब आपने उसमें आप क्या कहते हैं, जब आपने क्या किया, उसको स्प्रिंग सीजन में ग्रो करवा दिया, मतलब प्लांटेशन कर दिया, फिर उसमें उसके अंदर ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है, ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो उस सीजन के, एक पर्टिकुलर सीजन के बाद में उसमें आना शुरू होता है। दूसरा आता है विंटर वैरायटी। क्या होती है विंटर वैरायटी? क्या होते हैं, इफ द प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन ए स्पैन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोन इनटू द ऑटम सीजन। देखिए विंटर वैरायटी क्या होती है, अगर मान के चलो विंटर वैरायटी का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे वैरायटी जिसमें फ्लावरिंग कब होती है, कब होती है, विंटर में होती है। अगर फ्लोरिंग विंटर कब आता है, दिसंबर के टाइम पर। अगर मान के चलो दिसंबर के टाइम पर आपका विंटर सीजन आने वाला होता है, आने वाला होता है, अगर आपको इन केस मान के चलो कि अगर उसमें फ्लोवरिंग लेके आनी है आपको विंटर सीजन में, और फ्लोवरिंग किसी भी प्लांट के ग्रो करने के बाद क्या हाथों हाथ आ जाती है, बहुत लेट आती है, करीबन 6-7 महीने का टाइम लेके चलो। तो अगर मान के चलो अगर आपको कोई प्लांट अगर विंटर में ग्रो कराते हो तो क्या उसमें फ्लोवरिंग हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको तो टाइम लगेगा 6 महीने का, और जब तक टाइम लगेगा जब तक तो समर सीजन आ जाएगा। अगर आपको विंटर सीजन में कोई प्लांट, अगर आपको फ्लोवरिंग चाहिए तो आपको प्लांट कब ग्रो करवाना पड़ेगा? ऑटम सीजन के आसपास। ठीक है, जब आप ऑटम सीजन के आसपास प्लांट को ग्रो करवाते हो जब जाके आपको फ्लोवरिंग कब मिलेगी? विंटर मिलेगी। समझ में आ गया? ओके, प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन हमें करना क्या है, वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? देखिए वर्नेलाइजेशन से पहली बात तो फायदा क्या होता है। ओके, फायदा क्या होता है, पहले फायदा को देखिए, हम प्रोसेस के बारे में बाद में आएंगे, पहले फायदे देखिए इसके। ओके, इसमें शायद फायदा रह गया है, मैं बताता हूँ आपको। वैसे नॉर्मली इसके अंदर देखिए सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, इधर सुनो। वर्नेलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है? वर्नेलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है कि इससे आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइम पीरियड को कम कर सकते हो। कैसे? मान के चलो अगर कोई प्लांट है, आपको वर्नलाइज करना है, क्या करना है, वर्नलाइज करना है, मतलब उसमें क्या करो कि हमें चाहते हैं कि उसके अंदर लो टेम्परेचर के अंदर ही फ्लोवरिंग हो जाए। अब क्या होता है, सबसे पहले प्लांट सीड जर्मिनेट करता है, फिर उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद में क्या होती है, फ्लोवरिंग होती है। तो मान के चलो 6 महीने का टाइम आता है, उस 6 महीने के टाइम के बाद क्या होता है, 6 महीने के टाइम क्या होता है, फ्लोवरिंग होती है। अगर आपने किसी सीड को वर्नलाइज कर दिया, वर्नलाइज करने का मतलब उसको लो टेम्परेचर पे ग्रो करवाते हैं, जब आपने लो टेम्परेचर पे ग्रो करवाया तो फ्लोवरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सीड को पहले ही लो टेम्परेचर मिल चुका है। तो आपका ही जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो 6 महीने का टाइम है वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। ठीक है, तो फालतू में आपकी जो, अब देखिए क्या होता है, कई बार प्लांट्स क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर विंटर का वेट करते हैं, ऑटम सीजन में ग्रो करवाएंगे, फिर 6 महीने का वेट करेंगे, और 6 महीने तक वो पूरी निगरानी रखते हैं ताकि प्लांट खराब ना हो जाए। तो 6 महीने की जो चौकीदारी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन ये वर्नलाइज कैसे करवाओगे? उसके लिए क्या होता है कि इसके लिए जो सीड्स होते हैं उनको वर्नलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। वर्नलाइज ट्रीटमेंट कैसे दोगे? जो आपके सीड है उनको 4 डिग्री तक, उनको 4 डिग्री में उनको रखा जाता है। अब फॉर ए वीक, फॉर ए, अब देखिए 4 डिग्री तक रखने से क्या होता है, फॉर ए वीक क्यों रखा? क्योंकि मान के चलो आपने कोई सीड लिया, आपने उसको फ्रीज में रख दिया, क्या रख दिया, और फ्रीज का टेम्परेचर कितना होता है, होता तो है, कितना होता है, कितना होता है फ्रीज का टेम्परेचर? 1 2 3 4 क्या होता है, मैं ये काउंटिंग सुन रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है फ्रीज का। आपने सीड को लिया और किसमें रख दिया, फ्रीज में रख दिया। अब आप उसको 1 वीक का टाइम देते हो, क्यों टाइम देते हो? ताकि क्योंकि जो सीड है थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर के लिए अडॉप्टेड हो जाए मैक्सिमम। ओके, बात सुनिएगा, आपने क्या किया, सीड को फोर्स 1 वीक के लिए रखा। क्यों 1 वीक के लिए इसलिए रखते हो? ताकि 1 वीक के अंदर अपने आप को क्या कर ले, वो अडॉप्ट कर ले। मन ऐसा तो नहीं आज रखा 1 घंटे में हो जाएगा, अडॉप्टेशन में टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा टाइम? क्योंकि पहले कोई सीड मतलब हाई टेम्परेचर पे जर्मिनेट हो रहा था, अब चाहते हो कि लो टेम्परेचर जर्मिनेट हो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 वीक का टाइम पीरियड देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि आपने उसको वर्नलाइज दिया सीड वर्नलाइज हो गया। हो सकता है कि सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी
प्रेस हो जाए, ना काम करे सीड। लेकिन कुछ सीड जो काम कर जाते हैं उसको आप फील्ड में ग्रो करवा दीजिए। अब फील्ड में अगर आप ग्रो करवाते हैं तो होगा क्या, अगर ग्रोथ हो रही है, सीड की ग्रोथ हो चुकी है, तो मतलब सीड बनालाइज हो गया है और आपको विद इन सम टाइम आपको फ्लावरिंग दिख जाएगी। तो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया? इशित आपको समझ में आ गया? इशित समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ओके, पहले आप लिख लीजिए वन लाइन। कर लिया नोट बेटा? ओके, हो गया बेटा? आपका हो गया? आपको कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है? आपके जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें कोई डाउट नहीं है आपको? और मैं किससे पूछ रहा हूँ? डाउट्स लिखे हुए हैं आपने, लिख के लाए हो? आपको बेटा कॉपी कर भूल गए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लिख लिया? दो ही लाइन तो लिख लीजिए।
ओके ओके प्रोसेस ऑफ एनालाइजेशन, ठीक है। इसके बाद रुक जाना, पहले मुझे थोड़ा वर्नलाइजेशन के 2-3 कुछ टॉपिक्स और ऐड करने हैं, तो फिर मैं आपको इसके बाद कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। कुछ 2-3 टॉपिक मुझे मिस लग रहे हैं, कुछ और ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें, फिर मैं आपको और ऐड करके कल आपको पढ़ाऊंगा ढंग से, ठीक है। और टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर देंगे। पहले तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने, 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें? पता ही नहीं पढ़ा था आपने। तो आपको मैथ्स बोर्ड में प्रोजेक्टर पढ़ाते थे या फिर ये क्लासरूम वगैरह बोर्ड वगैरह? हाँ, प्रोजेक्टर वगैरह कुछ नहीं थे मैथ्स बोर्ड में, कुछ भी नहीं थे, वहाँ पढ़ाते थे उससे? तो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते थे, हिंदी में? हिंदी में, सीबीएसई बच्चों को भी हिंदी में? नहीं, वो तो मजबूरी है, वो तो यहाँ भी पढ़ोगे। अच्छा, हाँ, चलो कोई नहीं, चलिए बेटा आगे। आपको इसके बाद का मैं आपको कल थोड़ा नोट करवाऊंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मुझे मिस लग रहे हैं मेरे कंटेंट में। पहले आपको मैं वो कंटेंट अपडेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे स्टडी करूंगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना स्टॉप करते हैं, ठीक है ईशित बेटा? ठीक है सर, ठीक है। कल हम इसके बारे में थोड़ा और कुछ 2-3 पॉइंट रह रहे हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ा पाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।